Welcome back. In this particular video, we are going to see 10 different practical programs for Python data frame of unit number 1 that is data handling. इसके प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी हमने 10 डिफरेंट सीरीज बेस्ड प्रोग्राम को डिस्कस किया था. अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा. एंड यू नो दैट कि ये वीडियो आपकी प्रैक्टिकल्स एंड प्रैक्टिकल फाइल दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और हाँ, ये प्रैक्टिकल फाइल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आपको सारे ही यूनिट्स के प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स बनाकर मैं प्रोवाइड करूंगा. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी अवेलेबल हो जाएगा. तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें. सो लेट्स स्टार्ट. जो सबसे पहला प्रोग्राम है हमारे डेटा फ्रेम का, उसमें यह बोलता है कि आपको एक स्पोर्ट्स के नाम से डेटा फ्रेम रेडी करना है और उसका डेटा जो है वो ये है, जहां पर 3 कॉलम्स हैं, स्टूडेंट, स्पोर्ट्स और मार्क्स, और ये उसके रो का इंडेक्स है. लेकिन इस पूरे वर्क को करने के लिए आपको 2D डिक्शनरी का प्रयोग करना है. नाउ 2D डिक्शनरी में क्या होता है, एक बात का आप ध्यान रखें कि जो उसकी कीज होती हैं वो उसके कॉलम लेवल का काम करती हैं. मैं सीधे इसका जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम मैंने प्रिपेयर किया हुआ है वो आपको मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूं. सो यू कैन सी दिस इज आवर प्रैक्टिकल प्रोग्राम, जहां पर सबसे पहले हमने पैंडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया. इसके बाद में हमने सबसे पहले एक डिक्शनरी रेडी की जिसमें कि हमारे ये जो कॉलम के लेबल्स हैं उसको हमने की के रूप में इस्तेमाल किया है. जैसे ये स्टूडेंट हो गया, फिर उसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है उस पर्टिकुलर कॉलम की, जय, राज, जॉन, करण एंड चंदू, इसको हमने यहाँ पर इसके लिस्ट के फॉर्म में इसका वैल्यू बनाया. उसी तरह से हमने स्पोर्ट्स कॉलम के लिए उसकी की एंड वैल्यू का पेयर रेडी किया. एंड देन आफ्टर हमने मार्क्स का की वैल्यू पेयर रेडी किया. एंड आफ्टर क्रिएटिंग दिस डिक्शनरी हमने क्या किया, स्पोर्ट्स के नाम से डेटा फ्रेम रेडी किया. एंड वी ऑल नो दैट हम इसके लिए हमारी पैंडास लाइब्रेरी में अवेलेबल डेटा फ्रेम मेथड का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि डेटा फ्रेम का डी और एफ दोनों कैपिटल होता है. इसके बाद इसके पहले आर्ग्यूमेंट में हमने डिक्शनरी को पास किया. चूंकि हमारे इस डेटा फ्रेम का जो रो का इंडेक्स है, यू ऑल कैन सी हियर, इट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5 रोमन लेटर्स में है, तो हमने सेकेंड आर्ग्यूमेंट के रूप में यहाँ पर इसे पास कर दिया है. हालांकि आप चाहें तो इसे इंडेक्स इक्वल टू भी लिख सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है डेटा फ्रेम का वो डेटा के लिए होता है और सेकंड आर्ग्यूमेंट जो होता है वो रो इंडेक्स या इंडेक्स के लिए होता है. इसके बाद में हम इसे डिस्प्ले कर देंगे. चलिए इस प्रोग्राम को अब एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. सो नाउ यू कैन सी, ये हमारा डेटा फ्रेम जो हमारा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग रेडी हो चुका है और मैंने इस पूरे प्रैक्टिकल प्रोग्राम को अपने प्रैक्टिकल फाइल में भी डाल लिया है. चलिए वो भी दिखा देता हूं. यू कैन सी दिस इज माई प्रैक्टिकल फाइल जो मैं ये वीडियो शेयर करने के दौरान आपके साथ प्रिपेयर करके बनाते भी जा रहा हूं. इसे मैं जल्दी से हमारे डेटा फ्रेम के प्रैक्टिकल पे ले आता हूं. सो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया. सॉल्यूशन पे पहले मैंने इसका सोर्स कोड यहाँ पे लिख लिया जो अभी आपके साथ डिस्कस किया. दिस इज स्क्रीनशॉट ऑफ द सोर्स कोड एंड उसी तरह से मैंने ये आउटपुट स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ इसमें मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है. अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 12 की. नाउ द सेकंड प्रैक्टिकल इज ऑल अबाउट कि आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है जिसमें कि ये कंटेन करेगा लिस्ट और लिस्ट के अंदर होंगी डिक्शनरी. और ये डिक्शनरी में जो है मोस्ट इकोनॉमिकल बाइक्स विद इट्स नेम एंड रेट ऑफ 3 कंपनीज, मतलब 3 कंपनी है, जैसे मान लीजिए होंडा, सुजुकी और आपका हो गया यामाहा. अब इसका नाम और इसका जो रेट है, मतलब जो सबसे सस्ती बाइक्स हैं वो हमको यहाँ पर इस तरह से मेंशन करनी है और इस तरह से हमारे को एक डेटा फ्रेम रेडी करना है. लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस बार 2D डिक्शनरी की जगह आपको लिस्ट लेना है और लिस्ट के अंदर वो डिक्शनरी के फॉर्म पे हमको डेटा बनाकर फिर डेटा फ्रेम रेडी करना है. तो चलिए इसका भी प्रोग्राम देखते हैं. सो नाउ यू कैन सी दिस इज आवर प्रोग्राम. चूंकि हमारा क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको जो डेटा फ्रेम क्रिएट करना है इट शुड बी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की बेसिस पे, तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर डिक्शनरी रेडी की 3 अलग अलग, जहां पर हमने ये दोनों ही कॉलम दैट इज नेम और कॉस्ट को लेकर इस तरह से 3 डिक्शनरीज क्रिएट कर ली हैं. नाउ आफ्टर दैट इन तीनों डिक्शनरी को इस्तेमाल करते हुए हमने हमारी लिस्ट प्रिपेयर की बाइक के नाम से, यू कैन सी हियर, और वहां पर हमने डिक्शनरी को एज एन एलिमेंट इसके लिए पास कर दिया है. एंड देन उसकी बेसिस पे हमने ये डेटा फ्रेम बना दिया जहां पर हमने इस लिस्ट को पास किया एज ए डेटा. चूंकि 3 हमारी अलग अलग कंपनी, जैसे ये टीवीएस है, ये बजाज है और ये हीरो है, तो हमने इनको यहाँ पर इसका इंडेक्स के रूप में प्रयोग कर लिया है. चलिए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं. सो यू कैन सी दिस इज आवर डेटा फ्रेम. हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अभी हमने देखा, इसको भी हमने अपने
प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूड कर लिया है। सो दिस इज आवर प्रैक्टिकल नंबर 12, जहां पर हमने ये स्क्रीनशॉट प्रोग्राम का प्लस इसके आउटपुट का प्लस इसके सोर्स कोड को पेस्ट कर लिया है। Now the next practical we see, that is practical number 13. Now here it is saying that consider two series objects, staff and salaries, that stores the number of people in various office branches and their salaries distributed in these branches respectively. Now write a program to create another series object that store average salary per branch and then create a data frame object from this series object. After creating data frame, rename all row labels with branch name. मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या ब्रांचेस हैं, उसके स्टाफ और उसकी सैलरी, मतलब टोटल हर एक ब्रांच में कितने स्टाफ है और उनकी टोटल सैलरी कितनी है, उसको लेकर हमें एक डेटा फ्रेम बनाना है। और ये जो डेटा फ्रेम होगा, इसमें स्टाफ नाम की सीरीज अलग बनेगी और सैलरी नाम की अलग सीरीज बनेगी। फिर ये स्टाफ और सैलरी की बेसिस पे हमें एवरेज सैलरी का एक सीरीज रेडी करना है और इसको हमको हमारे डेटा फ्रेम में इंक्लूड करना है। तो इसके लिए जो पाइथन प्रोग्राम मैंने प्रिपेयर किया है वो मैं पहले आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूं, फिर उसको हम समझते हैं। तो नाउ यू कैन सी, सबसे पहले हमने स्टाफ के नाम से एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हमने 4 रिकॉर्ड्स यहाँ पे लिए हैं। ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो गए, सपोज 4 हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। इसके बाद में हमने सैलरी नाम से एक सीरीज रेडी की। अगेन उसमें 4 चूंकि डिपार्टमेंट्स हैं तो 4 ही वैल्यूज यहाँ पर इसकी भी होगी। एंड उसके बाद में हमने सैलरी डिवाइडेड बाय स्टाफ किया। चूंकि ये सीरीज ऑब्जेक्ट है, सीरीज को सीरीज से आप डिवाइड करेंगे और उसकी जो वैल्यूज आएंगी डायरेक्ट वो सीरीज में स्टोर हो सकती हैं। तो हमने एवरेज के नाम से एक फाइनल सीरीज ऑब्जेक्ट रेडी की। अब चूंकि हमारे पास 3 सीरीज हो गए, स्टाफ हो गया, सैलरी हो गया और एवरेज सैलरी हो गया, तो इनको प्रयोग करके हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई जिसमें जो एम्प्लॉइज नाम का कॉलम होगा उसमें हम स्टाफ सीरीज की वैल्यू डालेंगे, अमाउंट नाम का कॉलम होगा उसमें टोटल सैलरी डाल देंगे। उसके बाद जो एवरेज सैलरी अभी हमने निकाली है उसको हम एवरेज नाम के कॉलम में डाल देंगे। नाउ आफ्टर दैट हमने यहाँ पर डायरेक्टली एक डेटा फ्रेम बनाया इस ऑर्गेनाइजेशन नाम की डिक्शनरी का प्रयोग करके। चूंकि हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा था कि हमको डेटा फ्रेम बनाने के बाद उसके रो लेबल्स को क्या करना है, ब्रांच नेम में तब्दील करना है। तो जब हम ये डेटा फ्रेम सपोज यहां तक बना लेते हैं, मैं इस पोर्शन को यहां से कट कर लेता हूं। उसके बाद जब आप इस कोड को रन करेंगे तो यू कैन सी विदाउट रो लेबल हमारा ये डेटा फ्रेम तो रेडी हुआ, लेकिन यहाँ पे इसका ब्रांच नेम नहीं आ रहा है। लाइक इट इज शोइंग ओनली 0, 1, 2 एंड 3 और ये हमारे तीनों कॉलम्स आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपको रो लेबल बाद में लेना होता है तो देयर इज ए प्रॉपर्टी कॉल्ड इंडेक्स हमारे डेटा फ्रेम की। तो df.index, अगर आप प्रिंट df.index करेंगे तो ये इसके लेबल्स को डिस्प्ले करता है। लेकिन अगर आप df.index इक्वल टू उसमें ये वैल्यूज पास कर देते हैं जो लेबल में आप देना चाहते हैं, चूंकि हमारे पास 4 रोज हैं इसलिए हमने यहाँ पर 4 डिपार्टमेंट्स लिए और उसके बाद में यदि आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये जो वैल्यूज हैं ये रो लेबल्स के रूप में रिप्लेस कर दी जाती हैं। तो अब इसे हम एक बार रन करके देखते हैं। सो नाउ यू ऑल कैन सी कि विदाउट रो लेबल तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम ये था, लेकिन जब आपने इंडेक्स का प्रयोग करते हुए रो लेबल डाला तो यहाँ पर इसके लेबलिंग हो गई सेल, स्टोर, मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस और इस तरह से हमारा ये डेटा फ्रेम रेडी हो गया। इसे भी हमने अपने प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूड कर लिया है। दिस इज आवर प्रैक्टिकल 13, दिस इज सोर्स कोड। ये हमारा प्रोग्राम हो गया और ये हमारे आउटपुट का स्क्रीनशॉट हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 14 की। नाउ इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि हमको ये एक डेटा फ्रेम रेडी करना है जिसका नाम होगा हमारा सेल्स। यहाँ पर ये ईयर वाइज 5 अलग अलग लोगों का सेल का रिकॉर्ड मैनेज कर रहा है। अब इसकी बेसिस पे यहाँ पर जो ईयर्स होंगे वो हमारे कॉलम के लेबल्स हैं और सेल पर्सन का नाम जो है वो रो इंडेक्स है। तो ये डेटा फ्रेम हम बना लेंगे। उसके बाद में हमको रो लेबल्स डिस्प्ले करना है, मतलब जो हमारा ये डेटा फ्रेम है सेल्स के नाम से, इसका रो लेबल हमें डिस्प्ले करना है। उसके बाद कॉलम लेबल डिस्प्ले करना है। देन उसके बाद लास्ट की 2 रोज को डिस्प्ले करना है और उसके बाद में फर्स्ट 2 रोज को डिस्प्ले करना है। तो इट्स अ काइंड ऑफ केस स्टडी जिसको हमने सीधे यहाँ पे प्रैक्टिकल पे इंक्लूड कर लिया है। देखिए मकसद सिर्फ ये है कि डेटा फ्रेम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हमारे प्रैक्टिकल में कवर होने चाहिए, इसलिए हमने कुछ इस तरह से ये प्रोग्राम या प्रैक्टिकल डिजाइन किया है। नाउ इसका जो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपने ये डेटा फ्रेम रेडी कर दिया सेल के नाम से, तो अगर आपको रो लेबल डिस्प्ले करनी रहती तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा प्रिंट सेल डॉट इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, इसकी रो लेबल्स को यहां से उठा के दिखा देगा।
अगर आपको कॉलम लेबल्स चाहिए तो आप लिखते हैं सेल डॉट कॉलम्स। तो जब आप कॉलम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं तो ये इसकी कॉलम हेडिंग्स को यहां से डिस्प्ले कर देता है। बॉटम की रोज को डिस्प्ले करने के लिए वी ऑल नो दैट वी कैन यूज दिस टेल मेथड, और यहाँ पे हम जितने भी नंबर मेंशन करते हैं बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे तो ये 5 रोज को डिस्प्ले करता है। चूंकि हमने यहाँ पर इसमें 2 डाल दिया तो ये बॉटम की 2 रोज को डिस्प्ले करेगा। और बिल्कुल इसी तरह से जब आप सेल डॉट हेड का इस्तेमाल करेंगे और उसमें ब्रैकेट में 2 को पास कर देंगे तो ये टॉप ऑर्डर की जो 2 रोज हैं उनको डिस्प्ले करता है। आइए इसके पाइथन प्रोग्राम को भी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो यू ऑल कैन सी दिस इज माय पाइथन प्रोग्राम जो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए रेडी किया है। हमने पहले डिक्शनरी बना ली इन सारे कॉलम्स को लेकर, उसके बाद में हमने सेल नाम से ये डेटा फ्रेम क्रिएट किया, इंडेक्स में हमने ये सेल्स पर्सन के नाम डाल दिए हैं। उसके बाद ये पूरा कोड है, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं, इसमें खासा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली इसे रन करके आपको दिखा देता हूं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज आवर डेटा फ्रेम। ये हो गए हमारे रो लेबल्स, ये हो गए हमारे कॉलम लेबल्स, ये हमारी बॉटम की 2 रोज एंड ये हमारी टॉप की 2 रोज। इसको भी हमने हमारे अपने प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज प्रैक्टिकल 14। ये हो गया सोर्स कोड, ये हो गया प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट, ये हमारे आउटपुट का स्नैपशॉट और यू कैन सी स्क्रीनशॉट। हम सीधे बात करते हैं अब प्रैक्टिकल नंबर 15 की। अब यहां पर ये बोलता है कि जो आपने अभी प्रोग्राम बनाया प्रीवियस डेटा फ्रेम सेल के नाम से, एक और डेटा फ्रेम आप बनाएंगे सेल 2 के नाम से, और उस सेल 2 में हम एक ही कॉलम लेंगे 2018 और उसका रो इंडेक्स सेम ही रहेगा जो प्रीवियस सेल में हमने देखा था। और उसके बाद में आपको जो सेल नाम का डेटा फ्रेम पिछले प्रैक्टिकल का था उसमें इस सेल 2 को ज्वाइन कर देना है सो दैट ये एज ए कॉलम उसमें इंक्लूड हो जाए। तो यहां पर हम जिस मेथड का इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड ज्वाइन मेथड। देखिए अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो उसमें एक अपेंड मेथड को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये अपेंड मेथड नाउअडेज जो पाइथन के लेटेस्ट IDE के वर्जन्स हैं उसमें इस्तेमाल नहीं होता है। तो बेटर ये है कि यहाँ पर हम ज्वाइन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपेंड मेथड को करेंगे तो दैट इज बेसिकली फॉर अपेंडिंग रोज, लेकिन आप ज्वाइन मेथड इस्तेमाल करते हैं तो ये एज ए कॉलम आपकी जो डेटा रहते हैं उनको अपेंड करने का काम करता है। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये था हमारे प्रीवियस प्रोग्राम का डेटा फ्रेम सेल के नाम से जो अभी हमने देखा था प्रैक्टिकल नंबर 14 में। अब हमने क्या किया, यहाँ पर पहले इसे प्रिंट कर लिया, उसके बाद हमने सेल 2 के नाम से डेटा फ्रेम क्रिएट किया जिसमें हमने 2018 को एज ए की यूज किया है। मतलब ये एक सिंगल कॉलम हमने लिया और हमारी इंडेक्स जो रहेंगी वो सेम रहेंगी हमारे सेल के जैसे। एंड इसके बाद में इस सेल 2 को हमने प्रिंट किया, उसके बाद में हमने ज्वाइन मेथड का इस्तेमाल करते हुए इस सेल 2 को हमारे सेल के साथ ज्वाइन कर लिया और वापस इसे सेल में स्टोर कर दिया और उसके बाद हमने इसे डिस्प्ले कर दिया। आइए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो यू कैन सी दिस इज आवर डेटा फ्रेम सेल। ये हो गया हमारा डेटा फ्रेम सेल 2। एंड जब इन दोनों को हमने मर्ज किया तो आप देखिए ये हमारा इस तरह से 2018 भी हमारे ओरिजिनल सेल में क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। इसे भी हमने अपने प्रैक्टिकल फाइल में पेस्ट कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है। सो दिस इज आवर प्रैक्टिकल 15, दिस इज आवर सोर्स कोड, दिस इज आवर सोर्स कोड का स्क्रीनशॉट, दिस इज आउटपुट। इसके बाद में अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 16 की। ना यहां पर भी हमें सबसे पहले एक डेटा फ्रेम बनाना है क्लोथ के नाम से, और उसकी बेसिस पे हमें ये 5 डिफरेंट वर्क करने हैं, जिसमें पहले की हमें चेक करना है कि क्लोथ एम्प्टी है या नहीं है। दूसरा हमें इसका ट्रांसपोज करके इसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करना है। देन टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हमारी क्लोथ में कितनी वो डिस्प्ले करना है। एंड देन आफ्टर हमें काउंट एंड डिस्प्ले करना है जो नॉन मिसिंग वैल्यूज हैं हमारी हर एक कॉलम के लिए एंड उसी तरह से रोज के लिए। तो ओवरऑल ये जो प्रैक्टिकल है ये बेसिकली हमारे डेटा फ्रेम के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके लिए है। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन में हम एम्प्टी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज एक्चुअली df.empty। सेकेंड में हम लेंगे df.t, दैट इज ट्रांसपोज। तीसरा जिसमें कि हम शेप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे जो कि एज ए टपल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स रिटर्न करता है। चौथे में चूंकि यहां पर हमें ईच कॉलम का वैल्यू को या नॉन मिसिंग वैल्यू को काउंट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे df.count का। और रोज का जब हमें काउंटिंग करना रहता है देन वी टेक दिस df.count, लेकिन हमें इसमें वैल्यू पास करनी होती है 0 की। अगर आप डिफॉल्ट काउंट करेंगे तो ये कॉलम्स काउंटिंग करता है, मतलब हर एक कॉलम के नॉन मिसिंग वैल्यूज को काउंट करता है।
और जब आप 0 पास कर देते हैं तो इसका मतलब होता है एक्सिस इक्वल टू रोज, और ये फिर क्या करता है, रोज की हर एक रोज की जितनी भी टोटल नंबर ऑफ डेटा है उनको काउंट करके आपको रिटर्न करता है आंसर। चलिए इसका भी प्रैक्टिकल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज आवर प्रोग्राम जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। पहले हमने ये क्लोथ नाम से डेटा फ्रेम रेडी कर लिया बेस्ड ऑन दिस डिक्शनरी। आई गेस अब इसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि इसमें हमने कैसे इसे बनाया है। ये हमारा डेटा है जिसकी बेसिस पे ये हमारा डेटा फ्रेम रेडी हो चुका है। इसके बाद में पहले हमने डेटा फ्रेम प्रिंट किया। हमें चेक करना है एम्प्टी है या नहीं, तो हमने यहाँ पे इफ का इस्तेमाल किया। इफ क्लोथ डॉट एम्प्टी, मतलब अगर ये ट्रू होगा तो मैसेज आ जाएगा क्लोथ इज एम्प्टी, अदरवाइज क्लोथ इज नॉट एम्प्टी। हमने उसके बाद ट्रांसपोज कर दिया क्लोथ डॉट टी। हमने इसकी रोज एंड कॉलम्स को डिस्प्ले करने के लिए शेप का इस्तेमाल किया। देन काउंट के द्वारा हर एक कॉलम के टोटल नॉन एनए एलिमेंट्स को काउंट किया और उसी तरह से रोज के भी नॉन एनए एलिमेंट्स को हमने काउंट करने के लिए क्लोथ काउंट 1 कर दिया। आई एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने यहाँ पे 0 आपको बता दिया। बाय डिफॉल्ट 0 का मतलब कॉलम्स। जब हम 1 पास करेंगे तो ये हर एक रोज के टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करके रिटर्न करता है। अब आइए इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो यू कैन सी दिस इज आवर डेटा फ्रेम। ये बता रहा है कि क्लोथ एम्प्टी नहीं है। उसके बाद हमने ये ट्रांसपोज किया तो कुछ इस तरह से हमारा डेटा फ्रेम विजिबल हो रहा है। देन टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यू कैन सी देयर आर टोटल 5 rows and 3 columns, you can see here. Then non elements, कस्टमर नेम, साइज और प्राइस का इसने डिस्प्ले कर दिया। एंड उसी तरह से यहाँ पर इसने टोटल नंबर ऑफ रोज को भी डिस्प्ले कर दिया, यू कैन सी हियर। तो इस प्रोग्राम को भी हमने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूड कर लिया है। सो दिस इज आवर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन का कोड ये रहा। देन ये स्क्रीनशॉट प्रोग्राम का और ये स्क्रीनशॉट हमारे आउटपुट का। इसके बाद में हम आते हैं हमारे प्रैक्टिकल नंबर 17 में। ना यहाँ पर भी हमारा सेम वही डेटा फ्रेम है जो प्रीवियस प्रोग्राम में देखा, लेकिन इस प्रोग्राम में या इस प्रैक्टिकल में हम एक्चुअली इस्तेमाल करेंगे कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करते हैं या रीनेम करने का वर्क या अपडेट करने का वर्क। पहला क्वेश्चन है चेंज द नेम ऑफ ट्राउजर टू पैंट। ये ट्राउजर है, इसको हमें पैंट में चेंज करना है। फिर इंक्रीज करना है सारे ही क्लोथ्स का जो प्राइस है वो 10%। फिर ये जो इंडेक्सेस हैं C1 से C5 इनको रीनेम करना है C001, 002 एंड सो ऑन। उसी तरह से उसके बाद जो C3 कॉलम है दैट इज हमारा ये, इसका ये पूरा का पूरा जो डेटा है मीन्स ये पूरी रो को हमको डिलीट करना है। उसके बाद उसी तरह से हमें इस साइज के कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है। सो नाउ यू सी कि जब आप पहले क्वेश्चन को देखें जहां पर कि इस ट्राउजर को हमें पैंट करना है, तो ये एक सिंगल वैल्यू को हम अपडेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम डेटा फ्रेम का जो मेथड है एट, उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें चूंकि हमारा रो का लेवल C4 है तो हमें लेना होगा C4 कोलन लगा के जो कॉलम लेवल है दैट इज C नेम, सॉरी यहाँ पे ये कॉमा रहेगा। इसके बाद में हमने देंगे C नेम एंड इक्वल टू, चूंकि ऑलरेडी इसमें ट्राउजर है हमको सिंपली क्या कर देना है, इसको पैंट कर देना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ट्राउजर जो है ये पैंट में अपडेट हो जाएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन में हमारा ये जो प्राइस है इसके सारे ही वैल्यूज को 10% से इंक्रीज करना है। तो चूंकि ये कॉलम है तो वी ऑल नो दैट कि जब आप DF और इसके ब्रैकेट में प्राइस को आप ले लेते हो ये तो पूरा कॉलम को प्रिंट करता है। लेकिन अगर आप इक्वल टू लगा के चूंकि 10% बढ़ाना है तो मैं इसे लिख देता हूं DF प्राइस प्लस इसी DF प्राइस का 10% कैलकुलेट करो। सो इट शुड बी DF प्राइस इंटू 10/100। तो ये जब एक्सप्रेशन आप एग्जीक्यूट कर दोगे तो ये सारी ही वैल्यू 10% से बढ़ जाती हैं। इसी तरह से जब रीनेम करने की बात आती है तो देयर इज ए प्रॉपर्टी कॉल्ड DF डॉट रीनेम और इसके अंदर में हम लिखते हैं इंडेक्स इक्वल टू, और जब आप रीनेम करते हैं इंडेक्स को तो हम वहां पे डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। और उस डिक्शनरी के अंदर में जैसे ये प्रीवियस वाला हमारा रो लेवल है C1 कोलन लगा के जो नया है दैट इज C001 एंड कॉमा लगा के बाकी सभी को ले सकते हैं। तो ये हमारा रीनेम हो जाएगा इंडेक्स। जब आप डिलीट करने की बात करते हैं तो इसके लिए हम ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो वी कैन टेक दिस DF डॉट ड्रॉप। चूंकि यहां पर हमें रो को डिलीट करना है इसलिए हम ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम मेंशन कर देंगे चूंकि ये C3 है जो कि बाद में चेंज होकर C003 हो जाएगा तो हम उसको यहाँ पे मतलब रो का लेबल मेंशन कर देंगे तो ये ड्रॉप हो जाएगा। और जब कॉलम ड्रॉप करना होता है तो उसके लिए आप डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं डेल कीवर्ड का। डेल के बाद में सपोज हमारा डेटा फ्रेम DF है, ब्रैकेट में जाके उसका जो भी फील्ड नेम है, जैसे ये साइज है तो हम लिख देंगे साइज, तो ये क्या कर देगा, कॉलम डिलीट कर देगा।
आइए इसे भी प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। सो यू कैन सी दिस इज आवर पाइथन प्रोग्राम। पहले हमने ये क्लोथ नाम से डेटा फ्रेम रेडी कर लिया, हमने इसे प्रिंट किया। उसके बाद क्लोथ डॉट एटी का इस्तेमाल करते हुए हमने ट्राउजर को पैंट में कन्वर्ट किया। इसे और भी तरीके से किया जा सकता है, जैसे एटी की जगह आप एलओसी इस्तेमाल करिए और इसमें भी रो, इंडेक्स और कॉलम लेबल मेंशन कर दीजिए। इसी तरह से आप डायरेक्ट कॉलम लेबल ले सकते हैं, लाइक क्लोथ डॉट कॉलम लेबल ब्रैकेट में रो लेबल इक्वल टू पैंट। तो आप इसको भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। उसी तरह से प्राइस इंक्रीज करने का हमने ये एक्सप्रेशन यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में रीनेम का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि हमने आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल किया है इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अगर आप इस कोड को यहाँ से हटा देंगे तो ये इंडेक्सिंग जो होगी वो इफेक्टिव नहीं होगी, मतलब ये हमारे डेटा फ्रेम में चेंज नहीं होगा, इसलिए इसे हमें इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करना होगा। एंड इसके बाद में हमने ड्रॉप मेथड के द्वारा रो को डिलीट किया और डेल के द्वारा हमने कॉलम को डिलीट किया। आइए इसे रन करते हैं। सो यू कैन सी हियर, ये हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है। जब आपने इसका ट्राउजर का नाम चेंज किया तो देखिए ये पैंट हो गया। उसके बाद जब आपने 10% रेट बढ़ाया तो ये ओरिजिनल रेट 1200 था, ये बाद में बढ़कर इस तरह से दिखा रहा है। इसके बाद जब आपने इसके जो इंडेक्सेस है उनको रीनेम किया तो ये कुछ इस तरह से इंडेक्सेस आ रहे हैं। उसके बाद जब आपने C003 को डिलीट किया तो उसके बगैर हमारा ये डेटा फ्रेम आ गया। एंड इसके बाद जब आपने साइज कॉलम को हटाया, यू कैन सी हियर, तो अब हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉलम बच रहे हैं और 4 रोज बच रही। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन सी दिस प्रैक्टिकल प्रोग्राम, जिसे हमने अपने प्रैक्टिकल फाइल में भी इंक्लूड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज प्रैक्टिकल 17, जिसका ये सोर्स कोड है, ये इसके कोड का स्क्रीनशॉट है और ये आउटपुट का स्क्रीनशॉट है। अब बात करते हैं हम प्रैक्टिकल नंबर 18 की। अगेन ये भी एक केस स्टडी है जहां पर हमने ऐड नाम से डेटा फ्रेम रेडी करना है, जिसमें कि 3 कॉलम्स हैं, टॉयज, बुक्स एंड शूज। 4 हमारी स्टेट्स हैं, एमपी, यूपी, एपी एंड सीजी। नाउ इसकी बेसिस पे सबसे पहले बुक्स एंड शूज को हमें डिस्प्ले करना है। अब यहां पर हम एक्चुअली स्लाइसिंग या इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए जब वैल्यू डिस्प्ले करने की बात करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बोलता है डिस्प्ले बुक्स एंड शूज ओनली, then display toys only, then display quantity in MP and CG for toys and books and display quantity of books in AP। So obviously यहाँ पर हम LOC का इस्तेमाल कर सकते हैं, AT का इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉलम लेबल का इस्तेमाल करते हुए इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूं। सो यू कैन सी दिस इज माई प्रोग्राम। हमने पहले ये डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया है ऐड के नाम से, उसे हमने डिस्प्ले किया। पहला क्वेश्चन बोल रहा था कि बुक्स एंड शूज को हमको डिस्प्ले करना है। सो वी नो दैट एलओसी मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। पहला जो आर्ग्यूमेंट रहता है कॉमा के पहले वो रोज के लिए रहता है, तो चूंकि सारी रोज डिस्प्ले करनी इसलिए कोलन लगाया। उसके बाद केवल बुक्स एंड शूज को डिस्प्ले करना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में बुक्स एंड शूज को ले लिया। इसके बाद में चूंकि टॉयज को डिस्प्ले करना है, चूंकि ये एक सिंगल कॉलम है इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे इस तरह से। इसके बाद जब क्वांटिटी की बात हुई जो कि केवल एमपी और सीजी का होगा और टॉयज एंड बुक्स का है, तो अगेन हमने एलओसी का इस्तेमाल किया जहां पे लिस्ट के फॉर्म में एमपीसीजी मेंशन किया और टॉयज एंड बुक्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एंड फाइनली चूंकि सिंगल वैल्यू को डिस्प्ले करना है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ बुक्स इन एपी, तो हमने एटी का इस्तेमाल किया जहां पर हमने रो लेबल दिया एपी और कॉलम लेबल बुक्स। इस तरह से प्रोग्राम हमारा रेडी होगा। इसे भी हम रन करते हैं। सो यू कैन सी इन योर स्क्रीन दिस इज आवर आउटपुट। ये हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, बुक्स एंड शूज के साथ इस तरह से वैल्यू डिस्प्ले हो रही, टॉयज कॉलम के साथ इस तरह से वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं और फाइनली टॉयज एंड बुक्स एमपी और सीजी के लिए ये है और एक सिंगल एपी के लिए जो हमने देखा था बुक्स इन एपी दैट इज 5600। तो ये भी प्रोग्राम हमारे प्रैक्टिकल फाइल में रेडी हो चुका है। यू कैन सी दिस इज प्रैक्टिकल नंबर 18, ये स्क्रीनशॉट्स हैं। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल नंबर 19 पे। ये प्रोग्राम जो है इसमें बेसिकली हमें एक डेटा फ्रेम बनाना है और उसकी बेसिस पे हमें CSV फाइल एक्चुअली क्रिएट करनी है। तो वी ऑल नो दैट कि डेटा फ्रेम डॉट $2_CSV का इस्तेमाल करके हम CSV फाइल में डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना। यहाँ पर हमें सबसे पहले पाथ देना होता है और उसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे तो डायरेक्ट हमारी CSV फाइल में डेटा हमारा डेटा फ्रेम का एक्सपोर्ट हो जाता है। ये सेम डेटा फ्रेम है जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में देखा ऐड। इसकी बेसिस पे हमें ऐड फिगर्स डॉट CSV फाइल में ये डेटा को शेयर करना है और कॉमा सेपरेटेड है। तो बाय डिफॉल्ट तो CSV फाइल में सारे ही डेटा कॉमा सेपरेटेड ही होते हैं, तो उसके लिए हमें कोई वर्क नहीं करना है। द मेन थिंग इज दैट कि इसमें रो लेबल्स आपको नहीं लेने हैं और कॉलम लेबल्स आपको नहीं लेने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, df.to_CSV मेथड में
जब हम CSV फाइल का यहाँ पे पाथ देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं हेडर, जिसे हमें करना होगा फॉल्स, तो ये कॉलम लेबल्स को रिमूव कर देगा। और उसके बाद अगला आर्ग्यूमेंट हमें लेना होता है इंडेक्स का, जिसमें इसे भी हमें क्या करना होता है, फॉल्स करना होता है। तो ये रो इंडेक्सेस या रो लेबल्स को भी इरेज कर देता है या रिमूव कर देता है हमारे CSV फाइल में। तो चलिए इसका सीधे मैं प्रोग्राम आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करता हूं और एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। सो यू कैन सी दिस इज आवर पाइथन प्रोग्राम। हमने ये डेटा फ्रेम पहले बना लिया ऐड के नाम से। हमने यहाँ पे लिखा add.to_csv। नाउ मैंने बोला कि मेरे C ड्राइव में सैंपल फोल्डर के अंदर इस CSV फाइल को आप बनाना है या इसमें हमारे इस डेटा फ्रेम के डेटा को एक्सपोर्ट करना है। हेडर हमने फॉल्स कर दिया, इंडेक्स को हमने फॉल्स कर दिया। नाउ मैं आपको पहले अपने C ड्राइव पे लेके चलता हूं। सो यू कैन सी दिस इज माय C ड्राइव। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सैंपल नाम का फोल्डर बनाया है जिसमें अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। अब मैं अपने पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं। सो दिस इज प्रोग्राम। चलिए इसे रन करते हैं। ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। आइए अब देखते हैं हमारे इस C ड्राइव का सैंपल फोल्डर। तो आप देखिए ये हमारा CSV फाइल में डेटा एक्सपोर्ट हो गया। आप राइट क्लिक करके इसे नोटपैड के साथ ओपन करेंगे तो देखिए ये हमारा यहाँ पर डेटा भी आ रहा है, जिसमें कि कोई हेडर नहीं है और जिसमें कोई रो लेबल्स नहीं है। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन सी और अंडरस्टैंड कि कैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया। इसे भी हमने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूड कर लिया है। दिस इज आवर सोर्स कोड, दिस इज प्रोग्राम कोड। और ये आउटपुट को हमने कुछ इस तरह से, ये ब्लैंक C फोल्डर जिसमें हमने ये CSV फाइल लिया और उसका डेटा को हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। आगे बढ़ते हैं और हमारे फाइनल प्रोग्राम पे आते हैं, दैट इज प्रैक्टिकल नंबर 20, जहां पर कि हमें अब CSV फाइल से हमारे डेटा को इंपोर्ट करना है। तो जब डेटा इंपोर्ट करने की बात आती है तो वहां पर हम सीधे सीधे हमारा जो पांडा की लाइब्रेरी में अवेलेबल मेथड होता है read_csv, उसका इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर हम पाथ दे देते हैं हमारे CSV फाइल का एंड इसे हम जिस डेटा फ्रेम में स्टोर करना चाहते हैं, आई मीन इंपोर्ट कराना चाहते हैं, वो डेटा फ्रेम में असाइन करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वापस, चूंकि इसमें कोई हेडर तो थी नहीं और ना ही रो इंडेक्स था, तो ये बोल रहा है कि इसमें जो हमारा प्रीवियस ऐड डेटा फ्रेम था उसका जो कॉलम लेबल्स थे और रो लेबल्स थे वो इंक्लूड करने हैं। तो सेकंड में हम यहाँ पे लेते हैं आर्गुमेंट नेम इक्वल टू जो हम लिस्ट में वैल्यूज पास करते हैं वो हमारे इस डेटा फ्रेम में इस CSV फाइल के अवेलेबल डेटा का कॉलम हेडिंग का काम करता है। एंड बाद में हम अलग से df.index करके जो वैल्यू पास करते हैं वो हमारे रो लेबल का काम करता है। आइए इस पूरे कोड को हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो यू कैन सी दिस इज आवर कोड जो अभी हमने इस प्रोग्राम के लिए रेडी किया है। अब इसे चलिए एक बार रन करते हैं। सो यू कैन सी ये हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया जिसमें वापस हमारी हेडिंग्स आ रही हैं, टॉयज, बुक्स एंड शूज, MP, UP, AP एंड CG। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसे प्रैक्टिकल फाइल में भी इंक्लूड कर लिया है। ये प्रैक्टिकल फाइल डेफिनेटली आपको इसके बाद जब मैं SQL और PyPlot के प्रैक्टिकल्स प्रिपेयर कर लूंगा उसके बाद मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा, या हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये फाइल भी आपको मिल जाए। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं इन सारे प्रैक्टिकल्स को आपको करना भी आना चाहिए, इसे एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए और ये सारे कॉन्सेप्ट्स का भी आपको आइडिया होना चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉपी एंड पेस्ट द थिंग्स। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन जो हमने डेटा फ्रेम का प्रैक्टिकल का देखा ये भी आपको हेल्प करेगा डेटा फ्रेम के प्रैक्टिकल्स को अंडरस्टैंड करने में। इसके प्रीवियस सेशन में हमने पाइथन सीरीज के प्रैक्टिकल्स को देखा था और उसके पहले हमने देखा था कि IP की जो प्रैक्टिकल फाइल है आप उसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए सेशन में ऑब्वियसली हमारे नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि मेहनत ज्यादा हो रही है, प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।